नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के विषय पर। और हिंदी साहित्य में जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो होगा काव्य गुण। काव्य गुण कक्षा 12 हिंदी साहित्य में, कक्षा 12 की जो हिंदी साहित्य की बुक है उसमें काव्य गुण व्याकरण में लिया गया है और उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो काव्य गुण हिंदी साहित्य में क्या योगदान देते हैं, काव्य गुण के आधार पर हिंदी साहित्य कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा बिंदु है काव्य गुण, देखते हैं काव्य गुण सबसे पहले कहते किसे हैं। जिस प्रकार मनुष्य में बहुत सारे गुण होते हैं, मनुष्य में दानवीरता का गुण होता है, वीरता का गुण होता है, उदासीनता का गुण होता है, या किसी भी प्रकार के कोई भी गुण मनुष्य में होते हैं तो वह मनुष्य महत्वपूर्ण होता है या मनुष्य के लिए वह बहुत जरूरी है। उसी प्रकार काव्य में गुणों का होना भी बहुत ही आवश्यक है। तो मैंने यहाँ पे परिभाषा में लिखा हुआ है कि मनुष्य में दानशीलता वीरता के गुण होते हैं, उसी प्रकार काव्य में भी गुण होते हैं, जिसके आधार पर हम काव्य का अध्ययन करते हैं और गुणों के आधार पर काव्य को अलग अलग भागों में बांटा गया है। आपको बता दूं कि काव्य को जो गुण होते हैं वह हृदय स्पर्शी बनाते हैं, काव्य को हृदय स्पर्शी बनाते हैं, वह गुण कहलाते हैं। और जिस प्रकार काव्य में जब गुण होते हैं हम उनको पढ़ते हैं तो वह हमारे हृदय में क्या भाव पैदा करते हैं, वही काव्य गुण होते हैं। शरीर में जिस प्रकार आत्मा प्रदान होती है उसी तरह काव्य में भी रस गुण सभी चीजों की प्रधानता होती है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि शरीर में जिस प्रकार आत्मा प्रदान है उसी प्रकार काव्य में गुणों की प्रधानता होती है। बात करते हैं हम गुणों के विषय में। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग गुण बताए हैं, किसी ने 4 बताए, किसी ने 5 बताए, किसी ने 3 बताए, पर सर्वमान्य मत मम्मट के अनुसार जो काव्य गुण हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्रसाद गुण, दूसरा है माधुर्य गुण और तीसरा है ओज गुण। इन तीनों गुणों के आधार पर ही 3 रीतियां बताई गई है। आज हम गुणों के आधार पर गुणों का अध्ययन करेंगे और इन गुणों के आधार पर कौन कौन सी रीतियां हैं वह अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं प्रसाद गुण के बारे में। प्रसाद गुण का मतलब होता है स्वच्छता या निर्मलता। एक आम भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि जो प्रसाद गुण है, मान लो कि हम प्रसाद कहाँ लेते हैं, मंदिरों के बाहर लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, हम तुरंत हाथ आगे करते हैं, हमें प्रसाद मिल जाता है। कहने का मतलब हमने हाथ आगे किया और हमें प्रसाद मिल गया। और वह प्रसाद हमें किस तरह से मिला, आसानी से मिला। मिला या नहीं मिला, मांगते ही हमें कोई चीज मिल जाती है, वही प्रसाद होता है। उसी प्रकार प्रसाद गुण की परिभाषा हम किस तरह से समझेंगे। प्रसाद का मतलब होता है स्वच्छता, निर्मलता। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज हमें आसानी से समझ में आ जाए, पढ़ते ही कोई चीज हमें समझ में आ जाए, या जिसकी भाषा सरल हो, सुबोध हो और हमारे लिए समझने लायक हो, उसी रचना में प्रसाद गुण होता है। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको कि मान लो कहीं सरोवर या तालाब के किनारे हम जाते हैं, अगर उसका पानी निर्मल है, स्वच्छ है, तो हमें उसकी गहराई का पता चल जाता है या हमें उसकी गहराई में पड़ी हुई चीजें साफ साफ दिखाई देती है। कहने का मतलब जितना स्वच्छ पानी होगा उतनी ही निर्मलता उसमें दिखाई देगी और उसमें पड़ी हुई चीज हमें साफ साफ दिखाई देती है। उसी तरह प्रसाद गुण का भी यही मानना है कि जो रचना पढ़ते ही हमें समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए, वही प्रसाद गुण होता है। तो मैंने इसमें बताया है आपको कि जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, उस रचना को पढ़ते ही हमारे हृदय में अगर उसके बारे में कोई अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो वह प्रसाद गुण कहलाता है। जैसे मैंने एक यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है, आप उदाहरण देखेंगे। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, विद्या बुद्धि नहीं हमारे पास, हमें बना लो अपना दास। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल हम इसको देखेंगे आराम से समझ में आ रहा है। पढ़ते ही हमारे अर्थ किसी को मैं नहीं समझाऊंगा कि अर्थ क्या है, आप खुद समझोगे। जैसे विनती सुन लो हे भगवान, ये बात आपको समझ में आ गई कि हम भगवान से विनती कर रहे हैं और भगवान हमारी विनती सुन लो। फिर आगे बात कही जा रही है, हम सब बालक हैं नादान, हम जितने भी बालक आपके सामने विनती कर रहे हैं वह सब नादान है, हम कुछ नहीं जानते। क्यों? विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमारे पास विद्या बुद्धि कुछ भी नहीं है।
और हमें बना लो अपना दास, आप हमें अपना दास बना लो। अब आप खुद सोचो कि क्या आपके ये अर्थ समझ में नहीं आया? बिल्कुल आया है, आपके अर्थ समझ में आया है। कहने का मतलब इसमें प्रसाद गुण है या नहीं है? कहने का मतलब प्रसाद गुण का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि स्वच्छता निर्मलता की जहां बात करी जाए और जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए वहां प्रसाद गुण होता है। बात करते हैं एक और उदाहरण की, बात करते हैं हम। जैसे आपके सामने उदाहरण रख दिया मैंने और मैं बोल रहा हूं, जैसे उदाहरण देखते हैं हम। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। आपने सबने सुना होगा, कृष्ण के बारे में उदाहरण है। और जब सुदामा दौड़कर श्री कृष्ण के पास आते हैं तो श्री कृष्ण सुदामा के पैर एक परात में रखते हैं और उनके पैरों को धोते हैं। तो उस वाक्य पे लिखा, उस बात पे लिखी हुई ये बात है कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पैर धोए। कहने का मतलब क्या है? पानी परात को हाथ से छुआ नहीं और अपनी आंखों के जल से सुदामा के पैरों को धोते हैं। तो ये एक प्रसाद गुण है, बिल्कुल अर्थ समझ में आता है पढ़ते ही। तो प्रसाद गुण में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम माधुर्य गुण की तरफ। माधुर्य गुण का मतलब होता है मधुरता या मिठास। किसी रचना को पढ़ते ही उसमें मधुरता का भाव उत्पन्न हो, मिठास का भाव उत्पन्न हो, उसको बार बार पढ़ने की इच्छा हो, तो वह होता है माधुर्य गुण। आपने अगर मीराबाई के बारे में पढ़ा है और मीराबाई की रचनाओं को पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि मीराबाई की जो समस्त रचनाएं वह माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। और मीराबाई की जो रचनाओं में माधुर्य गुण और प्रसाद गुण ही देखने को मिलता है, जबकि 90% माधुर्य गुण की प्रधानता मीराबाई की रचनाओं में है। वह गुण जो चित्त को पिघला कर आह्लादित कर दे। कहने का मतलब है किसी भी रचना को हम पढ़ेंगे तो हमारा हृदय पिघल जाएगा एकदम, और पिघल कर हम आनंद से द्रवीभूत हो जाएंगे। आनंद हमारे अंदर प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। यहां हमने पढ़ा था कि चित्त के उदय होते अर्थ स्पष्ट हो जाए, और यहां पर चित्त को पिघलाकर आनंदित होगा। पहले तो चित्त हमारा उस रचना के प्रति समर्पित हो जाएगा और फिर क्या होगा? हमारा मन आह्लादित प्रसन्नता से युक्त हो जाएगा। अभी बात करते हैं हम जो प्रसाद गुण है, इसका संबंध सभी रसों से होता है। जितने भी रस हैं, 9 रस हैं, जो भी 9 रस हैं, उन सभी रसों का संबंध प्रसाद गुण से होता है। जबकि माधुर्य गुण का संबंध सिर्फ श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस से ही होता है। याद रखें, ये बार एग्जाम में 2nd ग्रेड के पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि माधुर्य गुण का संबंध किससे होता है? श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस, तीनों रसों से इसका संबंध होता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो यह परिभाषा हो गई कि वह गुण जो चित्त को पिघलाकर आह्लादित कर दे। इसके बारे में और 2 चीज बता देता हूं मैं। जो माधुर्य गुण की जो रचना होगी, जो वाक्य होगा, जो सेंटेंस होगा, उसमें समास या तो होंगे ही नहीं। इसमें समास का समावेश नहीं होता। अगर होता है तो बहुत ही छोटे समास का प्रयोग किया जाता है। अगली बात ध्यान दें, समास नहीं होगा, अगर होगा तो बिल्कुल छोटे समास होंगे। इन माधुर्य गुण की जो रचनाएं हैं उनमें ट, ठ, ड नहीं होंगे। ट, ठ, ड युक्त रचना नहीं होगी। अगर होंगे तो अनुस्वार युक्त वर्ण होंगे। इनमें अनुस्वार लगा हुआ होगा। पंचमाक्षर होते हैं। क वर्ग का जो पंचम अक्षर है, च वर्ग का जो पंचम अक्षर है, त वर्ग का जो पंचम अक्षर है, वह पंचमाक्षर अनुस्वार युक्त होंगे। ठीक है, ये यहां तक की परिभाषा हो गई। अब माधुर्य गण का हम उदाहरण देखते हैं। अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसे मनुमंजिल कंज कली। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। अनुराग तड़ाग में भान, या रूपक अलंकार भी है। अनुराग तड़ाग मतलब होता है प्रेम रूपी तालाब में भानु उदय। भानु का मतलब होता है सूर्य, सूर्य उदय होता है। प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदय होता है। विकसे मनुमंजिल मंज कली, और उस प्रेम रूपी जो सूर्य है, प्रेम रूपी जो तालाब है, उसमें सूर्य उदय हो रहा है। वहीं पर विकसे मतलब विकसित होता है। मनु मतलब मन, मंजुल मतलब सुंदर, कंज कली, और वहां पर हमारे मन में एक सुंदर कली के समान कुछ उत्पन्न होता है सूर्य को देखकर, क्योंकि वह तालाब कैसा है? प्रेम रूपी तालाब है। यहाँ मधुरता का भाव उत्पन्न हो रहा है। उसी तरह एक उदाहरण और है। मधुमय वसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। मधुमय वसंत, ये जयशंकर प्रसाद की लाइन है। मधुमय वसंत जीवन में,
वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे, वह कब आए थे चुपके से मेरे जीवन में, कैसे रजनी की पिछले पैरों में, रात्रि के समय जो पिछली जो पहर होती है उस समय कोई मुझसे मिलने आता है। ऐसा मधुमय वसंत की जो रचना पढ़ेंगे तब हमारे को ढंग से इसका अर्थ समझ में आएगा। यहाँ माधुर्य गुण उत्पन्न होता है। तो आपको प्रसाद गुण और माधुर्य गुण समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ओज गुण की बात करते हैं। देखो ओज गुण क्या होता है? ओज का मतलब होता है ओजस्वी। ओज का मतलब क्या होता है? ओजस्वी। ओजस्वी का मतलब होता है तेजस्विता, उत्साह पैदा होता है। किसी रचना को पढ़कर हमारे मन में ओजस्वी भाव उत्पन्न होते हैं, तेजस्विता के भाव उत्पन्न होते हैं, या फिर हम बात करें उत्साहवर्धक कोई चीज हमारे मन में उत्पन्न होती है। ऐसी रचनाएं भी हो सकती है जिनको पढ़ते ही हमारे अंदर वीरता के भाव पैदा हो, देशभक्ति के भाव पैदा हो, या हमारे को ऐसा लगे किसी रचना को पढ़ते कि हम भी कुछ कर गुजर सकते हैं इस देश के लिए। वह होता है ओज। ओज गुण का मतलब होता है पावर। पावर का मतलब होता है ओजस्वी, तेजस्वी। ऐसा भाव अगर उत्पन्न होता है तो वहां ओज गुण होता है। देखो ओजस्वी गुण का जो संबंध है, हमने बताया कि प्रसाद गुण का संबंध किससे है? सभी रसों से है। वेरी गुड। और हमने माधुर्य गुण का संबंध किससे बताया? श्रृंगार, करुण और शांत रस से। उसी तरह से ओज गुण का संबंध होता है वीर रस से, रौद्र रस के। रौद्र का मतलब होता है गुस्सा, विभत्स का मतलब होता है डरना। वीर, रौद्र और विभत्स रस का संबंध होता है किससे? ओज रस से, ओज गुण से, सॉरी। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस रचना को सुनते ही चित्त का विस्तार हो, जिस रचना को सुनते ही अगर चित्त, शरीर, मन का विस्तार हो जाता है, हम देखते हैं देशभक्ति की भावना पैदा हो जाती है, तो वह होता है क्या? ओज गुण। चित्त का विस्तार होगा, सीना चौड़ा हो जाएगा जिस रचना को पढ़ते ही, तो उसके बारे में हम कहते हैं, उसे कहते हैं ओज गुण। बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो इसमें लंबे समासों का प्रयोग किया जाएगा। यहां समासों का प्रयोग नहीं होता है। माधुर्य गुण में समास का प्रयोग नहीं होता है, यहां पर लंबे समासों का प्रयोग होता है। द्वित्व वर्णों का प्रयोग होता है। दो वर्ण जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, वहां वर्णों का प्रयोग ओज गुण में होता है। यहाँ पर संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है। संयुक्त वर्ण है हमारे सामने, आपने संयुक्त वर्ण पढ़े हैं। जैसे हमारे पास संयुक्त वर्ण है, ये रहा, दिखाई दे रहा है। ऐसे संयुक्त वर्ण है जिनका प्रयोग इस रचना में होता है, उसे कहते हैं ओज गुण। ठीक है। और इसमें रच और रै युक्त वर्ण, ये कर नहीं है, चर नहीं है, ये पहले रै बोलेंगे। रच, जिनको पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है। आप कभी भी देख लें ओज गुण में, या तो रचना का अर्थ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, या पहली बात वो पढ़ने में ही हमारे समझ में नहीं आएगी। ऐसी रचना होती है ओज गुण में। और अगर हम समझ गए उसमें देशभक्ति का भाव, ओजस्वी भाव, वीरता का भाव उत्पन्न होता है, तो वह ओज गुण होता है। तो इसमें बताया लंबे समासों का प्रयोग होगा। ये सारे जो वर्ण यहां पर प्रयोग नहीं हो रहे हैं, ये सभी कहां होंगे? ओज गुण में प्रयोग में लिए जाएंगे। इनका प्रयोग यहां नहीं होगा। यहाँ अनुस्वार युक्त शब्द यहाँ है, यहाँ पर नहीं आएंगे। छोटे समास यहाँ है, यहाँ पे लंबे समासों का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ समास होंगे ही नहीं। अगर यहाँ समास होंगे तो लंबे समास होंगे। ये चीज उल्टी है, ध्यान रखें। माधुर्य गुण से उल्टी कहां पर है? ओज गुण में है। और यहाँ पर वीरता का भाव उत्पन्न होता है। इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक प्रार्थना है जो हमने बचपन में पढ़ी होगी, अगर आपको याद है, या फिर एक देशभक्ति रचना भी बोल सकते हैं। जैसे हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो आपके अंदर देशभक्ति का भाव पैदा होगा, ओजस्वी भाव पैदा होगा, आपके चित्त का विस्तार होगा। ये होता है ओज गुण। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं हम। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ पर बढ़े चलो, बढ़े चलो। कहने का मतलब हमें आगे बढ़ने की बात कही जा रही है, अग्रसर होने की बात कही जा रही है। हमें लक्ष्य को प्राप्त करना, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसा भाव जो वीरता का भाव हमारे मन में उत्पन्न करे, तेजस्वी ओजस्विता का भाव उत्पन्न करे, हमारे चित्त का विस्तार करे, वहां पर ओज गुण होता है। तो हम वापस देखते हैं। प्रसाद गुण जहां पढ़ते ही अर्थ समझ में आए, और माधुर्य गुण जो चित्त को पिघलाकर हमें आह्लादित करें, और ओज गुण जो जिस रचना को सुनते ही चित्त का विस्तार हो, उसे कहते हैं ओज गुण। तो एक छोटा सा टॉपिक था ये हमारा हिंदी साहित्य का काव्य गुण। लगभग आप सभी के समझ में आ गया होगा। और आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार और वीडियो ध्यान से देखें, समझें। धन्यवाद।